All right, shall we start? So today's agenda for public international law is extradition and asylum. छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. So what is extradition? फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, इसने इंडिया में क्राइम कमिट किया और ये भाग जाता है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में. ठीक है, क्राइम इंडिया में करा और क्राइम करके चला गया इंग्लैंड. सो अब भाई क्राइम करा है इसने ए के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट. क्राइम इज कंसीडर टू बी अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी. तो इंडिया के पास राइट है इसको प्रोसिक्यूट करने का अपनी टेरिटरी में. तो अब इंडिया क्या करेगा, यहाँ से एक्स्ट्राडीट करेगा इसे. ठीक है, यूएसए से बोल यूके से बोलेगा कि आप इसको हमें दो, हम इसको ट्राई करेंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे. सो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग दिस पर्सन ए फ्रॉम यूके टू इंडिया is what is called extradition. ठीक है, extradition is the process of bringing back a criminal to the state where he has committed the crime when he has absconded for such a country. यहां से भाग गया. ठीक है, सो ओपेनहाइम इसमें अपनी डेफिनेशन देते हैं, कहते हैं एक्स्ट्राडिशन इज द डिलीवरी ऑफ एन एक्यूज्ड और कन्विक्टेड. दो वर्ड यूज करे ओपेनहाइम ने, एक्यूज्ड और कन्विक्टेड. ठीक है, एक्यूज और कन्विक्टेड. तो एक्यूज किस सेंस में कह रहे हैं कि भाई इसके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है. ठीक है, अभी ये कन्विक्ट नहीं हुआ है, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इसके अगेंस्ट चार्जेस हैं कि हाँ भाई इसने क्राइम किया और उसी दौरान ये भाग गया कंट्री यूनाइटेड किंगडम में और कोर्ट में ट्रायल चला, ये पर्सन हो गया कन्विक्ट. ठीक है, कन्विक्ट हो गया बट जेल जाने से पहले भाग गया यूनाइटेड किंगडम में, तो इसको भी एक्स्ट्राडिट करेंगे. तो ओपेनहाइम क्या कहता है, डिलीवरी ऑफ एन एक्यूज और कन्विक्टेड इंडिविजुअल टू द स्टेट ऑन हुज टेरिटरी ही इज एलिज्ड टू हैव committed or have been convicted of a crime by the state on whose territory he happens for the time to. So अगर मैं एक्स्ट्राडिशन की बात करूं ना, ये इतना एनफोर्स में नहीं आता, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं है इंटरनेशनल लॉ का. और इन अदर वर्ड इट्स अ डिप्लोमेटिक कॉन्सेप्ट. ये डिप्लोमेसी पे बात ज़्यादा करेगा कि भाई आपके दूसरी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे हैं, उसी बेसिस पे एक्स्ट्राडिशन हो सकता है. गॉट माई पॉइंट? तो एज आई सेड, स्टेट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू सरेंडर सच पर्सन टू द रिक्वेस्टिंग स्टेट. ठीक है, तो ये क्या है, एक डिप्लोमेटिक चैनल है जिसके थ्रू हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक किसी एक्यूज पर्सन और कन्विक्ट पर्सन को एक्स्ट्राडिट कर सकते हैं. So state formally demand the surrender of the accused or convict through diplomatic channel and in conformity with any treaty. कोई ट्रीटी साइन है, ठीक है, उस बेसिस पे भी मांग सकते हैं. और अगर ट्रीटी नहीं है तो हम डिप्लोमेटिक चैनल का यूज करके कहेंगे कि भाई इस पर्सन को हमें एक्स्ट्राडिट करके दो. ये एक मैगजिम पे बेस्ड है. व्हाट इज द मैगजिम? ऑट डेडेयर ऑट जुडिकेयर. इसका क्या मतलब है, ईदर एक्स्ट्राडिट और प्रोसिक्यूट. या तो भाई जो क्राइम इसने हमारी कंट्री में किया है उसके लिए आप इसको अपनी कंट्री में प्रोसिक्यूट करो, और अगर नहीं कर रहे हो तो हमें दो एक्स्ट्राडिट करके, हम इसको प्रोसिक्यूट करेंगे. ठीक है, तो अब पॉलिसी क्या है, ये एक्स्ट्राडिशन का जो प्रिंसिपल है इसकी पॉलिसी क्या है? तो द पॉलिसी इज टू एंश्योर दैट एन एक्यूज और अ कन्विक्ट इज ट्राइड और पनिश्ड वेयर द क्राइम टुक प्लेस. एज आई सेड, a crime is considered to be a wrong against the society. Why? Because it shakes the conscience of the society. So it is the interest of that society to prosecute and punish such criminal or such accused person. Got my point? तो क्या और क्या पॉलिसी है इसकी? प्रोसिक्यूशन इज मोर इफेक्टिव इन अ कंट्री वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड. भाई जिस कंट्री में ऑफेंस कमिट किया है वहीं पे उसके विटनेस एग्जामिन होंगे, वहीं डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस होंगे उसके. सो इट इज लिटिल बिट easier टू प्रोसिक्यूट सच पर्सन इन द कंट्री इन विच ही हैज कमिटेड सच क्राइम. ठीक है, थर्डली द कंट्री ऑफ द ऑफेंस हैज अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द जस्टिस. भाई जिस कंट्री में इसने क्राइम किया है उसके इंडिविजुअल को अफेक्ट किया है, वहाँ की सोसाइटी को अफेक्ट किया है, तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट तो है ही कि उसको प्रोसिक्यूट करे. ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है एक्स्ट्राडिशन पे? सो स्टेट जो नेशंस हैं वो ट्रीटीज में एंटर हो सकते हैं दूसरी नेशन के साथ कि भाई आगे को ऐसा केस आएगा तो हम तुझे एक्स्ट्राडिट कर देंगे, तू हमें कर दियो. सेकेंडली, हमारे जो पीनल कोड्स हैं ना,
जो स्टेट के हर कंट्री के पीनल कोड्स हैं उसमें भी प्रोविजन होते हैं एक्स्ट्राडिशन के रिगार्डिंग। अगर मैं एग्जांपल दूं, एज फार एज आर इंडिया इज कंसर्न, वी हैव इंडिया एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 which deals with extradition of persons। पर्पस क्या है एक्स्ट्राडिशन का? व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स्ट्राडिशन? एज आई सेड, अ क्राइम इज कंसीडर्ड टू बी अ रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी टू प्रिवेंट criminal from escaping punishment, it ensure that offense do not go unpunished। एक्स्ट्राडिशन क्या करता है? सर्व करता है एज अ डेटरेंट टू द क्रिमिनल्स कंसीडरिंग फ्लीइंग टू द जुरिसडिक्शन। ठीक है, डेटरेंट इफेक्ट है इसका। मेंटेन करता है पीस इन द टेरिटोरियल स्टेट। टेरिटोरियल स्टेट कौन सा है यहाँ पे? जहां पर वो एक्यूज पर्सन है। रिक्वेस्टिंग स्टेट कहाँ है? जहां से क्राइम करके भागा है। टेरिटोरियल स्टेट जहां पे आ गया, वाई? भाई है तो क्रिमिनल ही, अब टेरिटोरियल स्टेट में आएगा, यहाँ पे भी कांटेक्ट में आएगा सिटीजन के यहाँ के, तो उनको भी अफेक्ट कर सकता है, यहाँ पे भी क्राइम कर सकता है, यहाँ के भी पीस को वायलेट कर सकता है। तो एक्स्ट्राडिशन क्या करेगा? मेंटेन पीस इन द टेरिटोरियल स्टेट ऑल्सो। एक्स्ट्राडिशन क्या करता है? हेल्प करता है रेसिप्रोकेट डिप्लोमेटिक सपोर्ट एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन टेरिटोरियल एंड रिक्वेस्टिंग स्टेट। एज आई सेड, ये क्या है? डिप्लोमेटिक वो है, प्रोसेस है। तो ये स्ट्रेंथन भी करेगा दो कंट्री के बीच जो उनके टाइज हैं। अगर एक्स्ट्राडिट हो जाता है तो भाई कंट्री से दूसरी कंट्री के रिलेशनशिप अच्छे होंगे। सो एक्स्ट्राडिशन ऑल्सो हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द टाइज बिटवीन टेरिटोरियल एंड रिक्वेस्टिंग स्टेट। और क्या है? बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रीटीज ऑन एक्स्ट्राडिशन एनहांस कोऑपरेशन एंड डेमोस्ट्रेट अ कमिटमेंट टू इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को डेमोस्ट्रेट करेगा, इंटरनेशनल कमिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रीटी, बाइलेटरल 2 कंट्रीज, मल्टीलेटरल नंबर ऑफ कंट्रीज आर इन्वॉल्व, उसके रिलेशन को स्ट्रेंथन करेगा कि भाई एक पर्टिकुलर ट्रीटी है एक्स्ट्राडिशन की, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स क्या है एक्स्ट्राडिशन के? यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के। प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो एक्ट है जिसको हम एक्स्ट्राडिट कर रहे हैं वो क्राइम होना चाहिए बोथ कंट्री में, रिक्वेस्टिंग कंट्री में भी और टेरिटोरियल स्टेट में भी। अगर मैं एग्जांपल दूं, इंडिया जो है हमारे पास एनडीपीएस एक्ट है। ठीक है, एनडीपीएस एक्ट पनिश करता है फॉर द कंजम्पशन और फॉर एक्यूजिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोहिबिटेड ड्रग्स। पर कुछ ऐसी यूरोपियन कंट्री है, यू मस्ट हैव अवेयर, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स और कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है, अल्कोहल नहीं कह रहा मैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो इनलीगल नहीं है। कंजम्पशन ऑफ दो सब्सटेंस आर नॉट इनलीगल। ठीक है, अब इंडिया में तो क्राइम है वो, अब वो भग के ऐसी कंट्री में आ गया जहाँ पे वो क्राइम नहीं है, तो इस सिचुएशन में एक्स्ट्राडिशन नहीं हो सकता। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी, दैट द एक्ट फॉर विच एक्स्ट्राडिशन इज रिक्वेस्टेड must be crime in both the requesting and territorial state. Example, if an act is considered crime in India but is not in England, then England can refuse extradition। भाई हमारी कंट्री में तो क्राइम ही नहीं, हम क्यों एक्स्ट्राडिट करें? तो ये क्या करता है ये प्रिंसिपल? इट एंश्योर फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी इन अप्लाइंग क्रिमिनल लॉज अक्रॉस बॉर्डर। सिमिलर और यूनिवर्सल लॉज मस्ट बी अप्लाइड। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी। अब ये क्या कहता है? भाई इंडिया से कोई क्रिमिनल भागा यूनाइटेड किंगडम में, अब इंडिया अगर इसको एक्स्ट्राडिट कराना चाहता है ना, इंडिया बताएगा कि मैं इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए इसको एक्स्ट्राडिट और करके प्रोसिक्यूट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी। अगर इंडिया ने फिर यहाँ लाके इसे किसी और दूसरे ऑफेंसेस के लिए भी ट्राई करा ना, तो वो हो जाएगा वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। क्या कहता है? द रिक्वेस्टिंग स्टेट इज लिमिटेड to trying or punishing the extradited individual only for the crime for which they were extradited। ठीक है, it ensured respect for the specific terms under the extradition was granted। भाई एक रिस्पेक्ट है, एज आई सेड इट्स अ डिप्लोमेटिक, मोर अ डिप्लोमेटिक चैनल ऑफ एक्स्ट्राडिशन। तो आपने भाई प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कॉमिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसके बेसिस पे किसी इंडिविजुअल का एक्स्ट्राडिट करा है, अब लेकिन आप उसको ट्राई कर रहे हो दूसरे ऑफेंस के लिए, तो ये उनका वायलेशन हो जाएगा। इस पे एक लैंडमार्क केस कौन सा? यूनाइटेड स्टेट वर्सेस रॉशर, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या था? एक फ्यूजिटिव था जिसको एक्स्ट्राडिट किया गया ब्रिटेन से यूएसए में एक्स्ट्राडिट किया गया फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, लेकिन यूएसए ने क्या करा? इसको कन्वर्ट कर दिया डिफरेंट क्राइम के लिए, ग्रीवियस एक्ट के लिए।
तो यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इट इज अ वायलेशन ऑफ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। जिस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए आपने इसका एक्स्ट्राडिशन किया है, आप उसी के लिए ट्राई और पनिश करेंगे, किसी और के लिए नहीं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब मैं अगर बोलूं म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। इट मींस प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स विद अदर म्यूचुअल बेनिफिट, स्पेशली प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय वन कंट्री टू अनदर, ठीक है। म्यूचुअल फेवर्स, बेनिफिट्स, पेनल्टीज, ठीक है। तो जो टेरिटोरियल स्टेट है, जहां पे इंडिविजुअल अभी है, टेरिटोरियल स्टेट मस्ट एक्स्ट्राडिट एक्यूज पर्सन और कन्विक्ट इन एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक काइंडनेस और अदर फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको एक्स्ट्राडिट कर दीजिए, हम आपको कोई टैरिफ रिलैक्सेशन दे देंगे, कोई आपकी फॉरेन जजमेंट एनफोर्स कर लेंगे, कोई मिलिट्री और इकोनॉमिक एड आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये है म्यूचुअल बेनिफिट के बेसिस पे रेसिप्रोसिटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी। You must have read Article 20 subclause 2. What is said that no person shall be prosecuted for the same offence twice. उसी पे बेस है कि a person cannot be extradited if they have already been tried and punished for the same crime. It protects individual from being tried or punished twice for the same offence. पहले ही उसका उस ऑफेंस के लिए जिसके लिए एक्स्ट्राडिशन हुआ है, उसको कंट्री बी ने पनिश कर दिया या इवन एक्यूट कर दिया, मतलब ट्रायल हो चुका उसका, ठीक है। अब ये कंट्री इसको डिमांड नहीं कर सकती कि भाई हमें दोबारा दो, हम इसको इसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए दोबारा ट्राई करेंगे और पनिश करेंगे। वो हो जाएगा वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शनल पनिशमेंट। इंडिया में बहुत टाइम से डिबेट चल रही है अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे डेथ सेंटेंस नहीं है। तो भाई अब ए है, इसने इंडिया में कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसकी पनिशमेंट है डेथ सेंटेंस। अब ये फ्ली कर गया ऐसी कंट्री में जहाँ पे डेथ पेनल्टी है ही नहीं, और कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया जहाँ पे इंडिया में तो इसकी मैक्सिमम इम्प्रीजनमेंट है, वो लाइफ इम्प्रीजनमेंट है, लेकिन इस कंट्री में उस ऑफेंस की सजा सिर्फ 7 साल है और लॉट से 3 साल है। तो ये क्या हो गया, वायलेशन हो गया प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल पनिशमेंट। ये क्या कहता है, एक्स्ट्राडिशन में बी रिफ्यूज्ड वेयर द एक्स्ट्राडिटेड पर्सन कैन बी रिसीव अ पनिशमेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन और सेवर इन फॉर्म व्हेन कंपेयर टू द डिग्री ऑफ ऑफेंस। आउट ऑफ प्रपोर्शन अगर उसको पनिशमेंट मिलने के चांसेस हैं और बहुत ही सेवर पनिशमेंट मिलने के चांस है, तो उस केसेस में भी एक्स्ट्राडिशन रिफ्यूज किया जा सकता है। अदर भी हैं इसके, एक्स्ट्राडिशन अगर करा है तो उस पर प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्राई अप्लाई होगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वायलेशन नहीं होना चाहिए ह्यूमन राइट्स का। ये भी कुछ प्रिंसिपल है जो एक्स्ट्राडिशन के टाइम फॉलो होने चाहिए। अब आ जाओ एक्स्ट्राडिशन ऑफ अ पॉलिटिकल क्रिमिनल। जर्नल रूल क्या है, पॉलिटिकल कोई क्राइम करा है ना, तो उस केसेस में जनरली कंट्री अलाउ नहीं करती एक्स्ट्राडिशन। अब पॉलिटिकल क्राइम क्या है, तो भाई इसकी तो कोई डेफिनेशन दी नहीं गई है इंटरनेशनल लॉ में। अगर हम सिंपल टर्म में समझे, पॉलिटिकल क्राइम विच इज अ क्राइम कमिटेड विद द पॉलिटिकल मोटिव, कोई पॉलिटिकल मोटिव है, तो उस केस में एक्स्ट्राडिशन बहुत मुश्किल होता है कराना। एग्जाम्पल ट्रीजन, सिडिशन, स्पाइनेज एक्सेट्रा। इसकी है एक एक्सेप्शन, क्या है, डी अटेंटेड क्लॉज। अब भाई मोटिव तो था पॉलिटिकल क्राइम ही, लेकिन उस मोटिव के पीछे आपने कर दिया किसी पॉलिटिकल और किसी मिनिस्टर का मर्डर, तो अब यहाँ पे आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, अब आपको एक्स्ट्राडिट किया जा सकता है। तो यही है एक्सेप्शन, क्या कहता है, डी अटेंडेड क्लॉज। इसको हम क्लॉज बेल्ज भी बोलते हैं। वाई, बेल्जियम जो फर्स्ट कंट्री थी उसने इस क्लॉज को रिकॉग्नाइज किया था। तो इट स्टेट मर्डर और अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ द हेड ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और मेंबर ऑफ हिज फैमिली शुड नॉट बी कंसीडर्ड अ पॉलिटिकल क्राइम एंड दे कैन बी एक्स्ट्राडिटेड फॉर सच अ क्राइम। व्हाट माय पॉइंट। नेक्स्ट आ जाओ आप अब असाइलम पे, शरण, ठीक है। दूसरी कंट्री में शरण जब आप मांगते हैं तो उसे कहते हैं असाइलम। सो जो असाइलम है, ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है असाइलिया से, जिसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम सीजर, समझ गए। सो असाइलम मीन्स गिविंग प्रोटेक्शन और शेल्टर टू अ पर्सन हुज एक्स्ट्राडिशन इज सॉट बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट और हु इज फ्लीइंग परसिक्यूशन फ्रॉम हिज ओन स्टेट। वही रिफ्यूजी वाला कॉन्सेप्ट। एक इंडिविजुअल है, इसे कंट्री एक्स में फियर है फॉल्स परसिक्यूशन का, और किसी भी उसी रीजन की वजह से ये कंट्री बी में जाके असाइलम सीख करता है, तो ये क्या हो जाएगा, असाइलम सीकर। और जब इसको असाइलम मिल जाएगा क्या हो जाएगा, रिफ्यूजी।
आर्टिकल 14 जो है हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, वो गारंटी करता है राइट टू सीक असाइलम। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, आर्टिकल 14 ओनली ग्रांट्स राइट टू सीक असाइलम एंड नॉट राइट टू रिसीव असाइलम। मिलेगा या नहीं वो डिपेंड करेगा पर्टिकुलर कंट्री पे, लेकिन आपका ह्यूमन राइट है सीक करना असाइलम, ठीक है। एंड टू एंजॉय इन अदर कंट्री असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन। ये जो राइट है असाइलम का, इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर फ्यूजिटिव हु हैव कमिटेड पॉलिटिकल क्राइम्स, यू मस्ट हैव अवेयर, बट दिस इज द सब्जेक्टिव टू द कंडीशन दैट अगर भाई आपने कोई यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल का वायलेशन कर दिया और कोई ह्यूमन राइट वायलेशन कर दिया, तो उस केस में आपको असाइलम नहीं मिलेगा। यही कहता है आर्टिकल 14(2) ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। As I said, it is a right to seek asylum, but you do not have a right to receive asylum. It is a discretion. Now, types of asylum. Territorial asylum. Territorial asylum में अगर समझाऊं, इंडिया एक कंट्री है, इसमें दूसरी कंट्रीज की भी एम्बेसीज होती हैं, ठीक है। यूएसए की एम्बेसी है, यूके की एम्बेसी है। तो क्राइम करा इसने इंडिया में, ठीक है, लेकिन यहां असाइलम नहीं लिया, इसने लिया उसी पर्टिकुलर टेरिटरी में, यूके भाग गया है, ठीक है। तो ये क्या है, टेरिटोरियल असाइलम, इसी पर्टिकुलर कंट्री में असाइलम सीख कर रहा है जहां पे इसकी सोवरेनिटी है, ठीक है। इट इज ग्रांटेड विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ऑफरिंग असाइलम। ये कंट्री यूके है ना, इसकी अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री है, इसी में इसने असाइलम ग्रांट करा अपनी टेरिटरी में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टेरिटोरियल असाइलम। और आगे क्या पढ़ेंगे हम, डिप्लोमेटिक और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। वो क्या है, अपनी टेरिटरी की बजाय दूसरी कंट्री की टेरिटरी जिसमें आपकी एम्बेसी है या कुछ और है, वहां पे असाइलम अगर ग्रांट हुआ तो वो क्या हो जाएगा, डिप्लोमेटिक असाइलम, ठीक है। तो टेरिटोरियल अपनी टेरिटरी में, इट इज ग्रांटेड विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ऑफरिंग असाइलम। ये मोस्ट कॉमनली यूज फॉर पीपल अक्यूज ऑफ ऑफेंस ऑफ पॉलिटिकल नेचर सच एज ट्रीजन, सेडिशन। पॉलिटिकल क्राइम जितने भी होते हैं उसमें बेसिकली असाइलम सीख किया जाता है कि भाई यहाँ पे ऑफेंस करा, दूसरी कंट्री में भाग आया, उस कंट्री में उसको असाइलम मिल गया, तो ये क्या हो गया, टेरिटोरियल असाइलम। इट मस्ट बी नोटेड दैट मर्डरर्स ऑफ हेड ऑफ अ स्टेट, भाई आपने मर्डर कर दिया, एज आई सेड दी अटेंटेंट क्लॉज, criminal accused of certain terrorist activity, war crimes, crime against humanity, crime against peace, international peace, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें असाइलम ग्रांट नहीं होता, ठीक है। टेरिटोरियल असाइलम की बात करूं तो हिज होलीनेस दलाई लामा, इनको इंडिया ने टेरिटोरियल असाइलम प्रोवाइड करा था 1959 में। कहाँ से, फ्रॉम चाइना। चाइना में इनको फियर था एट्रोसिटीज का कि इनका फॉल्स प्रोसिक्यूशन हो सकता है, परसिक्यूशन हो सकता है, तब इंडिया ने इनको असाइलम ग्रांट कर दिया था अपनी टेरिटरी में। तो ये क्या हो गया, टेरिटोरियल असाइलम। नेक्स्ट एज आई सेड, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और डिप्लोमेटिक असाइलम, ठीक है। इंडिया में ही क्राइम करा है पर, और यहाँ पे यूके, यहाँ यूके नहीं गया वरना हो जाता टेरिटोरियल असाइलम, यूके की यहाँ एम्बेसी थी, इसमें चला गया, ठीक है, यहाँ पे असाइलम सीख कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, केस ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और डिप्लोमेटिक असाइलम, ठीक है। वॉरशिप पे कर लिया, वॉरशिप भी एक पर्टिकुलर टेरिटरी मानी जाती है दूसरी कंट्री की, सोवरेन राइट होते हैं उस कंट्री के। सो असाइलम इज ग्रांटेड बाय अ स्टेट बियॉन्ड इस स्टेट टेरिटरी, स्टेट टेरिटरी तो ये थी इसकी, यहाँ पे नहीं दिया। एंड यूजुअली एट द प्लेस दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट्स फिजिकल टेरिटरी, फिजिकल टेरिटरी तो नहीं है इंडिया की जुरिस्डिक्शन में, इंडिया की फिजिकल टेरिटरी में, लेकिन है वहां पे एम्बेसी, और एम्बेसी को एक सोवरेन अथॉरिटी माना जाता है दूसरी कंट्री की। सो असाइलम इन ग्रांटेज इज एम्बेसीज, लेगेशन, कंसुलेट्स एंड वॉरशिप, वॉरशिप पे भी मिल सकता है असाइलम, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मर्चेंट है ना, तो इस पे कभी भी असाइलम नहीं मिलेगा, एग्जामिनर पूछ लेता है whether asylum can be granted merchant ship or not, the answer would be no, and is thus granted within the territory of a state from which protection is sought। इंडिया की स्टेट से ही प्रोटेक्शन सीख कर रहा है और इसी कंट्री की टेरिटरी में असाइलम ले लिया, लेकिन दूसरी कंट्री की असेंबली, सॉरी एम्बेसी में, वॉरशिप में, एक्सेट्रा। इंटरनेशनल लॉ ना इसको इतना रिकॉग्नाइज नहीं करता है डिप्लोमेटिक असाइलम को, क्यों, क्योंकि ये वायलेशन है सोवरेनिटी और सम अदर कंट्रीज टेरिटरी, भाई अपनी इसी की कंट्री में बैठा हुआ है और ये इंडिया इसको प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकता, सो वायलेशन है ना सोवरेनिटी का।
So international law has not recognized diplomatic asylum as a right as it can area of dispute. Dispute कैसा? Interference in the sovereignty of another state. केस लॉ की अगर मैं बात करूं भाई, इस पे लिख लो तुम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आता है, विच केस इज नोन एज असाइलम केस, तो आपको सीधे सीधे मार्क करना है कोलंबिया वर्सेस पेरू, ठीक है, इसको असाइलम केस के नाम से भी जानते हैं। केस था ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और डिप्लोमेटिक असाइलम का। इसमें क्या था, कोलंबिया की जो एम्बेसी थी ना पेरू के अंदर, उसने असाइलम ग्रांट कर दिया था एक पेरूवियन सिटीजन को, जो कि एक्यूज था टेकिंग पार्ट इन मिलिट्री रिबेलियन। मिलिट्री रिबेलियन में इसने पार्ट करा और पेरू की ही टेरिटरी में कोलंबिया एम्बेसी में इसने असाइलम सीख कर लिया था, ठीक है। आईसीजे ने इस केस में डिफरेंस भी बताया था टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम का, और ये भी बोला था कि जो डिप्लोमेटिक असाइलम है दैट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम, it is a derogation of territorial sovereignty and it should not be recognized unless a legal basis is set up in a particular case and state must prove its right to give extraterritorial asylum। state को अपना right prove करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका जूलियन असांज केस, बहुत कंट्रोवर्शियल केस है। अब ये केस मैंने इसलिए आपको रेफर किया है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम जो है ना, वो किसी दो कंट्री के बीच तक ही लिमिटेड नहीं है, मल्टीपल कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। कैसे? अब इसके लिए पे एक केस है जूलियन असांज, इसमें ही 4 से 5 कंट्री इन्वॉल्व थी इस पर्टिकुलर केस में। अब मैं बताता हूँ कैसे। तो जो जूलियन असांज था ना, ये एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था और एक ये जर्नलिस्ट था। इसने फाउंड किया था विकीलीक्स, और विकीलीक्स में इसने क्या करा, यूनाइटेड स्टेट की जो आर्मी थी उसके इंटेलिजेंस के कुछ पेपर लीक कर दिए अपनी वेबसाइट विकीलीक्स पे, ठीक है। विकीलीक्स पब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ लीक्स फ्रॉम चेल्सिया मैनिंग, अ फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट आर्मी इंटेलिजेंस जो थी उसकी, उसके कुछ पेपर वगैरह इसने लीक कर दिए, और उसकी वजह से इसको फियर था कि यूएसए उसको फॉल्सली परसिक्यूट कर सकता है, और स्वीडन भी करना चाहता था इसको परसिक्यूट। तो ये क्या करता है जूलियन असांज, ये चला जाता है लंदन में, लंदन भाग जाता है, और लंदन में एक एम्बेसी थी, एम्बेसी ऑफ इक्वाडोर, इक्वाडोर एक कंट्री है, उसकी एक एम्बेसी थी, वहां असाइलम सीख कर लेता है, ठीक है, और उसको मिल भी जाता है। तो कितनी कंट्री हो गई, ही वॉज अ सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया 1, गॉन टू लंदन 2, सीक असाइलम इन एम्बेसी ऑफ इक्वाडोर सिचुएटेड इन लंदन 3, और इसको फियर किससे है परसिक्यूशन से, यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल्सो स्वीडन, स्वीडन से भी था। तो 5 कंट्री हो गई ना, और इसको असाइलम मिल भी गया था। लेकिन 2019 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी बता देता हूँ, 2019 में इसका असाइलम विड्रॉन हो गया था और इसको अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आपका असाइलम है ना, इसमें मल्टीपल कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका एक्स्ट्राडिशन और असाइलम पे, ये हो गया आपका कंप्लीट। थैंक यू सो मच।